हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर में। फ्रेंड्स, आज अपन जो पॉलिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, इन पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो नीति निर्देशक तत्व होता है वो क्या होता है, हम एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले आरएसपी एग्जाम में इनसे सीधा जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल में जो जो लिखा है उसके ऊपर सीधा क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। और हर एग्जाम में नीति निर्देशक तत्वों से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इसको एक बार वीडियो को अच्छे से देख भी लिया ना, तो आपके सारे जितने भी नीति निर्देशक तत्वों के प्रश्न है वो जरूर हल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से अनुच्छेद में और कौन से भाग में है। पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान में कौन से देश से लिए गए हैं। ये प्रश्न आपने पिछली एग्जाम में, अगर आपने पिछले पेपर्स देखे हैं तो आपको जरूर मिला होगा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहाँ से शामिल किए गए। तो ये है आयरलैंड से शामिल किए गए। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कहाँ से शामिल किए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। वास्तव में जो ये DPSP थे, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया था। यानी कि जो 1935 में अनुदेश प्रपत्र था, उन्हीं को क्या किया गया था, नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में शामिल किया गया था। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये किसको प्राप्त है, राज्यों को प्राप्त है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो मौलिक कर्तव्य है संविधान में वो किसको प्राप्त है, वो नागरिकों को प्राप्त है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व वो किसको प्राप्त है, राज्यों को प्राप्त है। तथा ये गैर न्यायोचित अर्थात वाद्य योग्य नहीं है। ये फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये बहुत बार आपको कंफ्यूज करता है कि गैर न्यायोचित है, वाद्य योग्य, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर राज्य इन कर्तव्यों को लागू नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है, इन पर केस नहीं चलाया जाता, क्योंकि कर्तव्य है इनको लागू करना या ना करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रसिद्ध संविधानविद ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन में निदेशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि BR अम्बेडकर जी ने, उन्होंने क्या कहा था, जो आर्टिकल 32 है उसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको क्या कहा है, संविधान की मूल आत्मा कहा है। जबकि ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है, उसमें क्या है कि आपको कथन दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे से याद है तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। अगला है कि जो TT कृष्णमाचारी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा। जबकि KC वेयर थे, इन्हें क्या कहा था, धार्मिक उपदेशों की संज्ञा दी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जैसे जो सीधा अगर प्रश्न पूछना हो एग्जामिनर, तो वो क्या करेगा, आपको एक कथन दे देगा और पूछ लेगा कि ये कथन किसका है। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन जो कथन है वो भी आप अच्छे से याद रखिए। अब जो नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से 51 में संविधान में दिए गए हैं। तो इसके अनुच्छेद से और इनके क्रम से सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप रटो मत, इसको समझो। देखिए जो फ्रेंड्स आर्टिकल 36 है, इसमें क्या कर रखा है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 में क्या कह रखा है कि नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायिक शक्ति कार्य नहीं करती है, यानी कि इन्हें लागू करना या ना करना ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। और इन्हें लागू करना किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। और जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें लोक कल्याणकारी, अब आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, यानी कि ये संविधान में क्यों शामिल किए गए थे। तो ये जो आपको पैराग्राफ दिखेगा, उससे पैराग्राफ के आधार पर आपको आंसर देना है। पहला क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, दूसरा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए, तीसरा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। तो ये आपका एक प्रश्न अच्छे से तैयार हो गया। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 38 क या 38A में
राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समाज के सभी वर्गों एवं संस्थाओं को प्राप्त हो सके तथा लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उसका संविधान में और कहाँ उल्लेख किया गया है और उनकी पूर्ति कैसे होती है, तो वो नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया और उनकी पूर्ति इस वजह नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38 ख 38 ख या 838(2). ये जो अनुच्छेद है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य आय की असमानता यानी कि आय में जो असमानता है, किसी की बहुत अधिक होती है किसी की बहुत कम होती है, उसको कम करने का प्रयास करेगा तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को क्या करेगा, समाप्त करेगा। ये जो आर्टिकल है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 39। इसमें क्या कह रखा है, आर्थिक न्याय संबंधी प्रावधान है वो आर्टिकल 39 में दे रखे हैं। फ्रेंड्स आपको सीधे आर्टिकल पूछ ले जाते हैं और उससे संबंधित जो कथन है वो सारे पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से इसको याद रखिए। आर्टिकल 39A ये इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के प्रावधान है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्बलता के कारण क्या कर सकता है, विधिक सहायता नहीं प्राप्त कर सकता, तो उसको निःशुल्क क्या की जाएगी, विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। और ये प्रावधान किसमें, आर्टिकल 39A में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। यानी कि संविधान में ग्राम पंचायतों संबंधी जो प्रावधान है वो मूल संविधान में भी शामिल थे और ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 40 में कहा गया है। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है कि कुछ देशों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवाचित दशा तथा प्रसूति सहायता का बंद। यानी कि राज्य क्या करता है, ये जितने भी नीति निर्देशक तत्व है इनको ध्यान में रखकर ही क्या करता है, अपनी पब्लिक पॉलिसी बनाता है। जैसे अगर कोई अधिनियम बनाना हो, कोई विधेयक लाना हो, तो वो क्या करेगा, इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। जैसे कि मनरेगा है वो आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग है। आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग कौन सा है, संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, वो क्या है, आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग है। मातृत्व प्रसूति जो सहायता है वो आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग है। अगला देखिए आर्टिकल 43 राज्य कर्मकारों को निर्वहन मजदूरी उपलब्ध करवाएगा तथा गांवों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यानी कि कुटीर उद्योग आदि को जो अनुदान वगैरह दिए जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग, किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 43 के अंतर्गत। आर्टिकल 43A आर्टिकल 43A बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें क्या कहा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। यानी कि उद्योग होते हैं उसमें जो मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो उच्च अधिकारी करते हैं, तो उसमें क्या कहा गया, श्रमिकों की भागीदारी को भी क्या किया गया, शामिल किया गया था। आर्टिकल 44 यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स की जो गोवा ही भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें क्या है, सिविल कोड लगा हुआ है। सिविल कोड क्या है कि जैसे कि जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, जैसे अगर हमारे जो रीति रिवाज है अगर उनमें क्या कर लीजिए, समान आ जाए, समान एकता आ जाए, समानता आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, समान नागरिक संहिता कहते हैं। यानी कि जो हमारे जो शादी करने के या फिर तलाक लेने के उनके अलग अलग कानून बने हुए अलग अलग धर्मों में, अगर सभी धर्मों के लिए एक ही कानून बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, समान नागरिक संहिता कहेंगे। आर्टिकल 44 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। यानी कि जो जितने भी आरक्षण दे रखे हैं, जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है वो किसके अकॉर्डिंग चलाई जाती है, किसके अंडर में चलाई जाती है, आर्टिकल 46 को ध्यान में रखकर चलाई जाती है। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। यानी कि जो जैसे कि शराब बंदी की जाती है या तंबाकू निषेध है, या उस पर अगर जैसे बहुत से राज्य जिन्होंने क्या कर रखा है, तंबाकू पर निषेध लगा रखा है, तो ये वो जितने भी है वो किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग किए जाते हैं।
आर्टिकल 48 क्या है? कृषि और पशुपालन संगठन और गो हत्या पर निषेध। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि जितने भी हमारे जो धरोहर है, हमारी विरासत है, उसको संरक्षण करने का कर्तव्य किसका है? राज्य का। हमारा भी है मौलिक कर्तव्य नागरिकों का, साथ में राज्य का भी। और वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 49 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 जो कि लास्ट है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेगा और जो अन्य देश है उनके साथ शांति समझौते वगैरह जो भी किए जाते हैं वो आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे बने सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।